सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैंने पीछे काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है आपको। मैंने लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स भी खत्म कर दिया है, साथ ही साथ हीट एंड टेम्परेचर भी पूरा खत्म कर दिया है। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है जनरल फिजिक्स। आज से हम जनरल फिजिक्स को पढ़ेंगे और इसको देखते हैं आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जनरल फिजिक्स में भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ से भी आपको काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले जो मेरा क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी, ये होता क्या है, इसको हम समझेंगे। तो फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉ ऑफ फिज़िक्स के फॉर्म में। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका फिज़िकल क्वांटिटी कहलाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको हम मेज़र कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, या फिर इसको हम इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। अब इसको मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे? तो इसको एक्सप्रेस करेंगे किसके फॉर्म में? तो एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। तो ये आपका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी का। अब इसके आगे बढ़े तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलिए। अब अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ इसको हम क्या करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे कैसे करते हैं। उसी तरह से जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को एकदम आसान भाषा में आपको बताने का कोशिश करें, तो ये दरअसल है क्या? तो अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है। अब याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूँ कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, किसका? तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो जो ये आपका मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, जो मैग्नीट्यूड है और जो यूनिट है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आपका जितना बड़ा यूनिट होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर यूनिट आपका क्या हो गया? लार्जर हो गया, तो जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। बोलिएगा अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। चलिए आपको आराम से समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि अगर कोई एक लेंथ ऑफ रोड है, मान लेते हैं कि एक रोड है। अब अगर हम इसकी लंबाई बोलें कि 10 किलोमीटर है और एक बोलते हैं आपको कि 10,000 मीटर है, ठीक? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड यूनिट अगर लार्जर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। तो देखिए यूनिट क्या है आपका यहाँ पर? किलोमीटर है, किलोमीटर और मीटर में देखिएगा तो बड़ा यूनिट कौन-सा है? किलोमीटर। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है वो छोटा लिखा जा रहा है। वहीं अगर मीटर की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है? छोटा है। मैग्नीट्यूड क्या है आपका? बहुत ही छोटा है। तो अब अगर सॉरी, जो आपका यूनिट है वो काफ़ी छोटा है, तो ये जो आपका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर यूनिट बड़ा है मेरे पास, तो जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा हो जाएगा। यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, वो कितने होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले तो एक वेक्टर होता है आपका, और जो दूसरा होता है वो होता है स्केलर। अब अगर वेक्टर की स्केलर की बात करें तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो नंबर है जैसे मैंने अभी समझाया, कोई भी आप क्वांटिटी को सॉल्व कीजिएगा फिजिकल क्वांटिटी को तो वहाँ एक रिजल्ट आएगा। तो यूनिट को हटा दीजिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही आपका क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा फिजिकल जो क्वांटिटी है, अगर मैं उसकी बात करूँ और उसका केवल मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। वहीं पर अगर
मैग्नीट्यूड के साथ-साथ वहाँ पर क्या मिल जाए हमको, डायरेक्शन मिल जाए, तो ये मेरा क कौन-सा क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, जो तीसरा है कि जो आपके पास एक न्यूमेरिकल जो वैल्यू हो सकता है, केवल ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाए केवल, अब वो कहाँ पर आएगा? तो जो तीसरा कंडीशन आपका बनेगा, वो हमेशा एक रेशियो बनेगा। अब रेशियो में भी आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देते हैं। मान लेते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर कोई यूनिट की बात नहीं की जाती है। तो अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो हमको पता है कि इसको मैं लिख ही देता हूँ। ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये है आपका रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी के डेंसिटी से हम जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। अब डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी आपका रो से डिनोट करते हैं और मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी पुट कीजिए और यहाँ पर भी पुट पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो के क्या बचेगा? तो इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा। तो ऐसा भी टाइप हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी का जहाँ पर कि कोई यूनिट हमको ना मिले, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अगर आगे देखेंगे तो अब अगला टॉपिक जो है मेरा वो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ेंगे। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? तो सिंपल सा है कि जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट है, जैसे कि आपका एफपीएस हो गया, एसआई हो गया, सब देखेंगे कि मीटर कहाँ आता है, सेंटीमीटर कहाँ है, फुट कहाँ आएगा, पाउंड कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें आपका सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आती है। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये दरअसल है क्या? तो ये है आपका कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। बस एक लाइन में आप इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अब इसका काम क्या होता है? तो ये मेज़र करने का काम करेगा। क्या मेज़र करने का काम करेगा? तो सभी प्रकार के ऑल काइंड्स ऑफ क्या? फंडामेंटल फंडामेंटल और साथ ही साथ डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनको ये मेज़र करने का काम करता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो मेरे पास यूनिट्स हैं, जो मेरे पास यूनिट्स है वो किन-किन संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, वो आपको पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम। तो यूनिट्स की बात करें तो हम इसमें देखेंगे लेंथ को, उसी तरह से हम आपको बताएँगे मास के बारे में और आपको टाइम के बारे में। तो अब अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम, सीजीएस का मतलब ही क्या होता है? ये हो गया सेंटीमीटर, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में, और जो आपका टाइम है उसको हम सेकंड में देखेंगे, तो एस सेकंड हो गया ये। उसी तरह से अगर हम एमकेएस की बात करें, तो एमकेएस में यानी कि मीटर, केजी, और ये हो जाएगा सेकंड। तो याद करते चलिएगा, ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक है, केजी, और ये हो जाएगा आपका सेकंड। उसी तरह से आपको अगर मैं बात करूँ तो एफपीएस भी आपको याद रखना होगा। तो एफपीएस अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं फुट। उसी तरह से पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। अब इन्हीं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बाँटेंगे अब हम किसमें? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरा जो हम नापेंगे बाँटेंगे सॉरी, बाँटेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? फंडामेंटल्स यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। देखिए, फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको कि हम डिराइव नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 9 होती है। बोलेगा कैसे आदमी है यार, 9 कैसे हो गया? तो देखिए 9 ही होता है। बेसिकली 7 आप पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन 2 अलग से भी होते हैं। अब उन 2 का भी नाम हम आपको बता देंगे। तो अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट में देखेंगे तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो जाता है, और जो 2 है आपका वो सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फंडामेंटल यूनिट्स का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लिख देते हैं कि हम नाइदर कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, यानी एक दूसरे से ये कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से क्या है, ये डिराइव नहीं किया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें और साथ ही साथ एक और पॉइंट यहाँ पर लिखते चलिएगा कि हम इनको कैनॉट बी कैनॉट बी फर्दर, यानी आगे और इसको हम रिज़ॉल्व नहीं कर सकते हैं। रिज़ॉल्व्ड
इनटू सिंपलर यूनिट्स, यानी कि और हम इसको तोड़कर नहीं लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा तो काफ़ी है आपके लिए। उसी तरह से अब अगर हम देखते हैं कि जो आपका डिराइव्ड यूनिट है, तो डिराइव्ड यूनिट की परिभाषा क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास फंडामेंटल यूनिट आ गया, अब उनको मिला के अगर हम यूनिट्स को बना रहे हैं, तो ये क्या है आपका कि डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर अगर कोई दूसरा क्वांटिटी बन जा रहा है, तो मतलब कि वो कैसा है? क्वांटिटीज़। तो वो कैसा बन जा रहा है? डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा और यूनिट इससे निकालेंगे तो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। इसके एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं जो कि बाद में भी देखेंगे। वेलोसिटी हो गया, यहाँ तो पढ़ना ही है ये वाला पूरा का पूरा इनका डायमेंशन वगैरह सब। तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वेलोसिटी, कुछ लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन, उसी तरह से फ़ोर्स, उसी तरह से वर्क और एटसेट्रा कर लीजिए, ठीक? तो यहाँ पर आपको बेसिक डेफ़िनेशन हो गया। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ेंगे, वो किस सिस्टम में पढ़ेंगे? तो एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे। तो एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके पीछे की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अब पीछे देख लिए ना आपने सीजीएस वगैरह, सब चीज़ जो है गिजमिजा रहा था, तो पूरे दुनिया में कैसे काम चलेगा? एगो यूनिट स्थापित करना पड़ेगा, इसीलिए उसको एसआई यूनिट कहा जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखेंगे, इसको 2 भाग में बाँटा गया। कौन-कौन से भाग में? तो एक हो गया आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स, अब इन सब का नाम भी देखेंगे। ये हो गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स और साथ ही साथ जो 2 हो गया वो आपका 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गया। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर विज़िबल है, ठीक है, विज़िबल है। तो अगर मैं पहले को देखूँ, तो उसमें आपको मास याद रखना है, मास, दम है तो रोक ले। उसी तरह से दूसरा आपके पास हो जाएगा लेंथ, 3 तो मैंने पहले ही बता रखा है और लेंथ किसमें है आपको, मीटर में है। उसी तरह से जो तीसरा है ना, वो है आपका टाइम जो कि सेकंड में है। उसी तरह से आपके पास जो चौथा है वो क्या है, तो टेम्परेचर है और टेम्परेचर किसमें है, तो केल्विन में है। और पाँचवाँ जो है, पाँचवाँ आपके पास क्या हो जाएगा, तो लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी और इसको कैंडेला में मेज़र किया जाता है यानी कि सीडी। और आपके पास जो छठा हो गया, वो हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पीयर होती है। और सातवां ये विजिबल है क्या, सातवां नंबर विजिबल दिख रहा है, ठीक है, ये भी विजिबल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस बहुत पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या होता है, तो ये इसकी यूनिट होती है मोल, आप लिख सकते हैं। उसी तरह से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं और ये जो होते हैं, कैसे होते हैं? तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस यूनिट। अब डायमेंशन लेस यूनिट में भी 2 प्रकार कौन-कौन से बनेंगे? तो उसके इसमें आपको आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्लेन एंगल, ठीक है? और दूसरा जो आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। याद कर लीजिएगा कि जो प्लेन एंगल है, अब ये किसको मेज़र करता है, तो 2D डायग्राम के लिए यूज़ होता है और ये किसके लिए होता है, तो 3 डायमेंशनल या फिर सॉलिड जो आपको डायग्राम होता है वहाँ पर। तो याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब इसके जो है, अब हम लोग देखेंगे कुछ डायमेंशंस जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के, जो आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं थोड़ा-सा, और भी अभी क्लासेस बढ़ते चलेगी। जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ेगा आपको समझ अपनी विकसित करना है और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करते हुए भी चलना है। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी होता क्या है? तो डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी को हेडिंग डालिए। अब अभी मैंने आपको समझाया कि जो इसका मकसद क्या है? अब डायमेंशन निकालने का मकसद क्या है? तो हम क्या करते हैं इससे, तो यूज्ड टू ऐसा लिख लीजिए कि यूज्ड टू एक्सप्रेस डेराइव्ड क्वांटिटी, है ना? किसके टर्म्स में? तो डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, तो हम पढ़े हैं कि डेराइव किससे करेंगे? फंडामेंटल से करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, है ना? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, सबको लिखते चलिएगा, याद करने में सहूलियत होगा, एग्ज़ाम पास करने में सहूलियत होगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो फ़ोर्स क्या है आपका? फ़ोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक? अब अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये हो गया मास, एक्सेलरेशन होता है v/t, ये कितना हो जाएगा आपका? mv/t हो जाएगा। मास होता है केजी। अब
ये वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकंड और नीचे भी सेकंड स्क्वायर हो गया। केजी को एम से डिनोट कीजिए और ये क्या था भाई मीटर था, लेंथ हो गया और टाइम हो गया सेकंड। तो टाइम को टी से ही डिनोट किया जाता है, तो टी हो गया और ये हो गया -2। तो M1 L1 और टी का पावर -2 ये क्या हो गया आपका डायमेंशन हो गया। अब ये तो एग्जाम्पल था सिर्फ समझाने के लिए। अब आगे देखेंगे बहुत सारे क्वांटिटीज़, लगभग मैं आपको 50-60 लिखवाऊँगा, उसको आपको याद कर लेना है। क्यों? आपको 5-6 नंबर फ्री का दिलाएगा, नहीं याद कीजिएगा तो 5-6 नंबर गया और आप रेस से बाहर हो जाएँगे, याद रख लीजिएगा ये सब बातें। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक्स पर। अगला टॉपिक्स हम देखेंगे पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10, 10 का पावर देखिए कि डॉक्टर चैकॉल का पावर नहीं है ये आपको 10 का पावर आपको याद कर लेना है। तो हेडिंग डालिए पावर ऑफ 10 क्या होता है? तो देखिए मैं 3 कॉलम बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया पावर ऑफ 10, ये हो गया प्रीफिक्स में क्या लगता है और साथ ही साथ जो इसका सिंबल है वो क्या-क्या होता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पावर ऑफ 10 की बात करें तो स्टार्ट करते हैं 10 का पावर 8 नहीं 18 से, ठीक है? इसको प्रीफिक्स एक्सा लगाते हैं और जो सिंबल होता है इसको ई से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अगर हम 10 का पावर 15 को देखें तो इसको बोला जाता है पेटा और पेटा को डिनोट करते हैं पी से। अब इसके बाद आते हैं 10 का पावर 12। देखिए 12 तक तो ऑलमोस्ट सबको याद होता ही है क्योंकि आजकल मालूम है कि कंप्यूटर का ज़माना है, तो सबको पता होगा भाई गीगाबाइट, ठीक है? टेराबाइट, पेटा नहीं पता होगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा पेटा और एक्सा इम्पोर्टेंट है ना? 10 का पावर 12 को आप क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं टेरा और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। उसी तरह से 10 का पावर 9 ये आपका हो गया गीगा और ये हो गया कैपिटल जी। उसी तरह से गीगा के बाद 10 का पावर 6 आ जाएगा, इसको बोला जाता है मेगा और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये एम है भाई, एम है एम, ठीक? और इसके बाद जो है 10 का पावर 3 नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। 10 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? ये होता है आपको किलो और किलो को के से डिनोट करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सीधे माइनस में भी लेके चलेंगे, एक ही बार सबको लिखा देते हैं ताकि बार-बार का झंझट खत्म हो जाए। तो हमने कहाँ तक देख लिया? किलो तक देख लिया, अब 10 का पावर 2 तक देखेंगे। 10 का पावर 2 क्या कहलाता है? तो ये हेक्टो कहलाता है, हेक्टर लिख दिए यार, हेक्टो हो गया और ये स्मॉल h से डिनोट करते हैं। अब 10 का पावर 1 क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है आपका डेका और डेका को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से 10 का पावर -1 हो गया, तो ये आपका देसी हो गया और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो बोलिएगा कि 10 का पावर 1 को कैसे कर दीजिए? तो डी ए लिख लीजिए, हो गया, ठीक? उसी तरह से 10 का पावर -2 तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ये होता है सेंटी और इसको जो है कौन-सा सेंटी? तो मैथ वाला सेंटी याद रखना है। 10 का पावर ज़्यादा सेंटी होइएगा तो परीक्षा नहीं निकलेगा। 10 का पावर -3 कितना हो गया? ये हो गया मिली और इसको कौन-सी मिली? कोई नहीं मिली भैया, परीक्षा पास करना ज़रूरी है तब सबको ही मिल जाएगा, है ना? एक बार सिलेक्शन हो गया तो सबको ही मिल जाता है, सिवाय अब मालूम नहीं अपनी बात क्या ही बोलूँ, ठीक है? उसी तरह से 10 का पावर -6 की बात करें तो ये हो गया आपके पास माइक्रो। तो माइक्रो हो जाएगा तो इसको डिनोट किससे करते हैं? तो म्यू से डिनोट करते हैं। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं और भी जो आपको नेगेटिव वैल्यू हैं उनको याद करते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए अच्छा रहेगा। तो मिली को तो मिला लिए, 10 का पावर -6 माइक्रो को भी मिला लिए, अब 10 का पावर -9 ठीक है? ये हो गया नैनो और स्मॉल एन हो गया। उसी तरह से 10 का पावर -12 को क्या बोलते हैं? तो पिको बोलते हैं और छोटा पी से इसको डिनोट करते हैं। वहीं 10 का पावर -15 क्या होता है आपका? तो 10 का पावर -15 फेम्टो होता है और 10 का पावर जो -18 होता है, ये आपका अट्टो होता है। तो अट्टो हो गया ए, फेम्टो हो गया एफ। तो देख लीजिए मैंने आपको चालू कहाँ से किया था और ख़त्म कहाँ पे किया है, ये भी बात याद कर लीजिए। तो ये 10 के पावर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको काम आएगा हर जगह या एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर और अब हम देखेंगे जो मैं आपको लगभग कराते चलूँगा। तो हम देखने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए कि यूनिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है 50-60 वही याद करना है बस। इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो आपको परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका ये क्या है?
ये है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है आपको एंगुलर वेलोसिटी को जब हम समय के साथ भाग लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाता है। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम किसमें मेज़र करते हैं? तो रेडियन पर सेकंड में मेज़र करते हैं। ये भी बात याद कर लीजिएगा। और जो आपके पास टाइम है, तो आपके पास टाइम को किसमें मेज़र करते हैं? तो सेकंड में ही मेज़र करते हैं। तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूँगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टी का पावर -1 और ये नीचे कितना आएगा? केवल टी आएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा टी का पावर -2, यानी कि ये हो जाएगा m0 l0 और टी का पावर -2 हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, आपको सब कुछ याद कराते हुए चल रहे हैं। यूनिट भी याद करा देंगे यहीं पर, साथ ही साथ आपको इसके डायमेंशंस भी हम दिखाते हुए चलेंगे। ये हो गया पहला सवाल, जो हर और ये जो जितना भी दिया हुआ है, ये सब आपके कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा। अब आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है, एएलपी का भी। तो देखिए, अब अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो सिंपल सा इसका परिभाषा भी याद करते चलिए कि जब भी हम मास को रेडियस ऑफ गायरेशन से, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? एक तरह का लेंथ है, याद रखिएगा। अब चूँकि एंगुलर की बात होती है तो वहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं और ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो मास हो गया आपके पास केजी और ये हो गया लेंथ मीटर स्क्वायर, तो यूनिट भी याद करते हुए चलिएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मास, लेंथ हो गया आपके पास 2, ठीक? और टी हो गया 0, तो m1 l2 और टी का पावर 0, ये आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो गया। उसी तरह से यूनिट भी मैंने लिख दिया और उसके बाद आपको साथ ही साथ मैंने डायमेंशन भी लिख दिया। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले वाले पर कि अगला जो लेते हैं, जो तीसरा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है आपका? तो सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और एल होता क्या है आपके पास? तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, तो जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है, अगर हम इसको करंट से भाग लगा देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि अब अगर हम एल को डिनोट करते हैं, तो फाई मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और करंट आई होता है, तो फाई बाई आई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिमाग में ये भी रखना है कि जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, याद कर लीजिएगा। हेनरी साहब थे, जो खोजा था इन्होंने, इसीलिए इसको हेनरी कहा जाता है। अब एल बराबर अगर हम फाई बाई आई लेते हैं, तो यहाँ पर तो समस्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर तो इसका तो एम्पीयर आ जाएगा, लेकिन फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, हमको पता है कि जो एल होता है, यानी कि अब यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा किसका? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका क्या होता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, यानी कि एल डी आई बाई डी टी। अब अगर हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं, तो हमको तो एल चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन, और ये कितना हो जाएगा? डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक अगर अब हम निकाल लिए, तो अब इसको देखते हैं। तो अब याद कर लीजिएगा कि ये जो है आपका, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या है? तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ये होता है आपका, मैं लिख देता हूँ इधर साइड में ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वर्क अपॉन चार्ज। याद करते चलिएगा। अब वर्क डन क्या होता है? ठीक है, थोड़ा-सा कठिन सवाल है ये। अब वर्क क्या होता है? आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, ये भी याद याद रखिएगा आप। तो वर्क क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम होता है। और वर्क का जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपका डायमेंशन होता है, वो कितना होता है? तो ये होता है आपका ml 2 टी का पावर -2 होता है। और चार्ज क्या होता है? तो आपके पास I बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है, तो Q कितना हो जाएगा? IT हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका एम्पियर सेकंड हो जाएगा, यानी कि A का पावर 1 और T का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका कितना बनेगा? ये बनेगा आपको m1 L का पावर 2
टी का पावर ये जाएगा तो -3 और ए का पावर हो जाएगा 1। और चूँकि ये रेट ऑफ करंट है तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो गया एम्पीयर और ये नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका? टी का पावर -1। तो जो एल है इसका क्या बनेगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा m1 l2 टी का पावर -3 ए का पावर 1 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ए टी का पावर -1। तो ए से ए कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? ए से ए कट गया तो ये बच जाएगा आपके पास, टी ऊपर जाएगा तो m1 l2 और टी का पावर कितना हो जाएगा? 1 जाके घट जाएगा तो ये बचेगा -2 यानी कि m1 l2 और टी का पावर -2 आपको m1 l2 टी का पावर -2 और जो आपका ए है, ए का पावर -2 यहाँ पर बचना चाहिए था, लेकिन ये आ के क्यों नहीं रहा है? तो ये आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ए का पावर 1 नहीं, ए का पावर -1 होगा। तो जब ए का पावर -1 होगा तो यहाँ पर भी ए का पावर -1 लिखिए, ठीक है? और यहाँ पर भी ए का पावर -1 लिखिए। तो ये -1 और ये जो ए का पावर -1 है और टी का पावर -1 है। तो यहाँ पर भी एक और जुड़ जाएगा, ए का पावर -2 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बैठ गया अब। तो अब जो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका जो अ, आना चाहिए आपको m1 l2 टी का पावर -2 और साथ ही साथ ए का पावर -2। तो याद कर लीजिएगा, थोड़ा-सा कठिन है, ये रास्ता को मत अपनाइएगा, डायरेक्टली इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब 3 कर लिया और 2 और कर लेते हैं आज, फिर डेली अब करते चलेंगे, ठीक है? तो परीक्षा पास करने के लिए देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको। आइए अब अगला जो है चौथा निकालते हैं, चौथा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं फाई बी से। अब याद रखिएगा कि जो आपका फाई बी होता है, अब ये होता क्या है? तो अगर हम जब मैग्नेटिक फ़ील्ड जो होता है, अब जब मैग्नेटिक फ़ील्ड कितने एरिया में लग रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो आपका क्या कहलाता है? ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो अब अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है, ये हो गया न्यूटन और उसके बाद ये आपका हो जाएगा मीटर और एम्पियर इन्वर्स हो जाएगा। और इसी टर्म को क्या कहा जाता है? इसी टर्म को वेबर कहा जाता है क्योंकि वेबर साहब ने इसको बताया था। तो याद कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर एम्पियर इन्वर्स या फिर वेबर कहा जाता है इसको। तो अब अगर इसको बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर अभी बताया मैंने, तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का देखें तो कितना होता है? m1 l0 टी का पावर -2 और ए का पावर -1 और एरिया का कितना होता है? ये होता है l का पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा m1 l2 क्योंकि यहाँ पर 2 आके जुड़ जाएगा, t हो गया -2 और ए हो गया -1। तो ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन। तो डायमेंशन कितना आ गया आपके पास? m1 l2 टी का पावर -2 और ए का पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या पता चला? तो आपको मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फ़ील्ड निकालने के लिए भी बता ही देता हूँ, क्योंकि आपको ये वाला डायरेक्टली याद तो कर लीजिएगा, लेकिन मैग्नेटिक फ़ील्ड पर भी तो सवाल बन सकता है ना। चलिए देखते हैं, तो मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में जान लेते हैं। अब मैग्नेटिक फ़ील्ड क्या होता है? जो-जो चीज़ आते चल रहा है, सब कुछ बता ही देते हैं। तो मैग्नेटिक फ़ील्ड, तो हमको पता है कि जो फ़ोर्स जो होता है, वो किसके बराबर होता है? बी इंटू क्यू और इंटू वी के बराबर। जहाँ पर वी क्या है आपका? वी वेलोसिटी है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू क्या है आपका? चार्ज है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हमको बी की ज़रूरत है, तो ये कितना हो जाएगा? एफ और बटा क्यू इंटू वी हो जाएगा। तो अगर हम फ़ोर्स की बात करें तो कितना होता है? एम एल टी का पावर -2 और चार्ज कितना होता है? अभी तुरंत निकाला था, ए टी का पावर 1 होता है और साथ ही साथ जो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड यानी एल टी माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एम 1 ही रहेगा। उसी तरह से एल और एल कैंसल आउट हो जाएगा तो एल 0 बच गया। ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से -1 और ये कट जाएगा, तो ऊपर तो टी का पावर -2 ही रहेगा और ये ऊपर जाएगा तो ए का पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा भी था m1 l0 टी का पावर -2 और ए का पावर -1। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अब याद कर लीजिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं आज के क्लासेस के लिए। ये सारे के सारे विज़िबल तो थे ना मैग्नेटिक फ्लक्स? बिल्कुल, बरोबर विज़िबल है ये। तो अब एक और देख लेते हैं और
आपकी क्लास को आज के लिए समाप्त करेंगे। वैसे तो ये क्लास कल ही होनी चाहिए पर लाइट की दिक्कत की वजह से ये क्लास कल नहीं हो पाया। चलिए अब जो है 5वाँ जो है ये आपका क्या है? तो ये है आपका पोल स्ट्रेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो देखिए कितना दूर में करंट है, इसी को बोला जाता है पोल का स्ट्रेंथ। यानी कि करंट को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है पोल स्ट्रेंथ। अब करंट क्या है? I है, लेंथ क्या है? L है। ये हो गया एम्पीयर, ये हो गया मीटर, तो ये हो गया आपका एम्पीयर मीटर। तो एम्पीयर मीटर याद कर लीजिएगा। तो एम्पीयर, अब मीटर तो लेंथ ही है, तो ये हो गया m0, L1, t का पावर 0 और a का पावर 1। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा m0, L1, t0 और a1। तो देखिए आज मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए यूनिट और डायमेंशन के, साथ ही साथ पावर ऑफ 10 भी पढ़ा दिया। उसी तरह से बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती है। साथ ही साथ मैंने आपको डायमेंशन भी याद कराते चल रहा हूँ, डेफिनेशन भी याद कराते चल रहा हूँ, क्या होता है और साथ ही साथ उसके जो यूनिट्स है, उनको भी याद कराते हुए आपको चल रहे हैं। तो इसी तरह के हम 50-60 और देखेंगे, यानी कि 5 हो गए, 55-60 हैं टोटल जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। तो कैसा लगा क्लास आज का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो उसको पुट अप कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।